हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज की ई क्लास में हम अपने फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए की यात्रा में। मैं हूं डॉक्टर विनीता अरोड़ा और शुरू करते हैं आज की क्लास। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी की बात करें तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में मैंने आपको बताया था कि कई सारे स्टेटमेंट होते हैं जो कि एक कंपनी को मैंडेटरी बनाने होते हैं। एक रिकॉल हम सिंपल ले लेते हैं जो हमारे पिछले वीडियो का था। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं, या फिर हम बात करें तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में सिंपली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपल्सरीली बनाना आवश्यक हो गया। इसके साथ ही हमने बात की थी इक्विटी कैपिटल चेंजिंग स्टेटमेंट भी आपको बनाना होता है, लेकिन जनरली जो हम बात करते हैं वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्से पर ही बात करते हैं। हमारे पिछले वीडियो में आपने बैलेंस शीट को समझा था। आज हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से क्या फॉर्मेट लिया जाता है, उसकी बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले ये आप अच्छे से जानते हैं कि पार्ट सेकंड में फाइनल अकाउंट्स के शेड्यूल्ड थर्ड में बताया गया है कि बैलेंस शीट पार्ट 1 में बनाई जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट सेकंड में बनाया जाता है। तो गाइज यहाँ पर शेड्यूल थर्ड के पार्ट सेकंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं, और यह जो स्टेटमेंट है ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाता है। इससे पहले के स्टेटमेंट यदि आप याद करें तो यहाँ पर हम केवल एक टी फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दिया करते थे, जो कि अब मान्य नहीं है। अब आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ काम करना होगा और ये वर्टिकल फॉर्मेट है जिसे आपको अडॉप्ट करना होगा। तो आज की क्लास में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड के प्रॉफिट एंड लॉस यानी XYZ लिमिटेड कंपनी का नाम आपको लिखना होगा, साथ ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड इसके साथ आपको शुरुआत करनी होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं गाइस कि एक इमेजिनरी फिगर के साथ, काल्पनिक समंकों के साथ जनरल ये एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरह से पूरा परफॉर्मा होता है, किस तरह से पूरा फॉर्मेट होता है। इस पूरे ही फॉर्मेट को हम थोरोली आज स्टडी करते हैं। देखिए फॉर्मेट में आपको 4 कॉलम्स बनाने होंगे, पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर के लिए फिगर और प्रीवियस ईयर के लिए फिगर। मैंने आपको पहले भी बात की थी, बैलेंस शीट बनाई जाती है या प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, करंट ईयर के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर का फिगर भी देना होगा। क्यों? कारण केवल इसीलिए कि हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते चलें, हर एक फिगर के लिए कंपैरेटिव स्टडी करते चलें। नोट नंबर की बात करते हैं तो नोट नंबर केवल एक डिस्क्रिप्शन होता है उस नोट का, जहां पर आपने उस कंप्लीट आइटम के लिए डिस्क्राइब्ड वे में बात की होती है। यानी यदि मैं कहती हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फर्स्ट नोट नंबर में दिखाया गया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की नेट अमाउंट लिख दी जाती है करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या सब आइटम्स हैं, इन्हें देखने के लिए मुझे नोट नंबर 1 को कंसीडर करना होगा, जो कि इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के नीचे ही तैयार किए जाते हैं। यदि मैं कहती हूँ अदर इनकम का नेट अमाउंट मेरा 3 लाख रुपए है और इससे 3 लाख रुपए कहाँ से आए, यानी कौन कौन सी अदर इनकम मेरी रही होगी, उसे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में सब पार्ट्स नहीं करते हैं। यहाँ पर जो आइटम्स क्लियर हैं उन आइटम्स के साथ ही आपको यहाँ काम करना होगा, लेकिन अदर इनकम के लिए कौन कौन से आइटम्स रहे होंगे इसके लिए नोट नंबर 2 में मुझे देखना होगा कि नोट नंबर 2 में कौन कौन से अदर इनकम्स दी गई हैं। तो गाइज चलिए अब बात करते हैं पर्टिकुलर्स के फॉर्मेट्स की, पर्टिकुलर में कौन कौन से आइटम्स लिए जाते हैं। देखिए एक एग्जैक्टली फॉर्मेट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप अच्छे से जानते हैं, जो भी कंपनी का सेल होता है उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई हो उसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सबसे पहले लिख लिया जाएगा, और साथ ही सेकंड जो हमारा आइटम लिखा जा रहा है वो अदर इनकम का लिखा जा रहा है। अदर इनकम से यहाँ पर मेरा मतलब चाहे वो डिविडेंड इनकम हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट हो सकता है। देखिए एक पुराना फॉर्मेट को याद करके आप ध्यान दीजिए कि जो भी इनकम हुआ करती थी उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख दिया करते थे, बाय डिविडेंड रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें आप प्रॉफिट एंड
एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते थे, क्योंकि ऑल द इनकम्स मस्ट बी क्रेडिटेड। नाउ उन्हीं सारी इनकम्स को यहाँ अदर इनकम में दिखाया जाता है, यानी जो हमारा इनकम का पोर्शन होता था ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में मेन सेल से रिलेटेड होता था, उसे आपने यहाँ दिखा दिया। और जो भी दूसरे अदर इनकम्स हैं जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाया करते थे, उसे आप यहाँ दिखाएंगे। तो ये अदर इनकम का सब नोट बना दिया जाएगा, नोट नंबर में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, फाइनल नेट अमाउंट फिगर्स के कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो गाइज इस तरह से टोटल रेवेन्यू हमें मिल गया है, टोटल आपकी इनकम जो जनरेट होती है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। यहाँ आपके मन में एक प्रश्न होगा कि फिर क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता होगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं हम। तो उन क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना होगा, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आगे के फॉर्मेट में ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाने वाली है। अभी फिलहाल आप केवल सेल इन जनरल और अदर इनकम्स जो भी हैं उन्हें आप टोटल रेवेन्यू में लिख दिया जाएगा। नाउ अब हमारा जो फोर्थ कॉलम जो स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ आइटम जो स्टार्ट हो रहा है, वो अब शुरू होता है सारे एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते थे। बट गाइज आपको अनयूजुअल फॉर्मेट नहीं अपनाना है, आप हैप्पजार्ड वे में ऐसे ही काम नहीं कर सकते हैं। आपको एक सिस्टमेटिक पॉइंट्स दिए गए हैं, सिस्टमेटिक आइटम्स दिए गए हैं, उन्हीं आइटम्स के अकॉर्डिंग आपको अपने एक्सपेंसेस डालने होंगे। तो गाइज देखते हैं एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आप अच्छे से जानते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसे दिखाते थे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो भी हमारा परचेज किया गया है, साथ ही जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में डाल दिया जाएगा। नाउ गाइज उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यदि किसी भी तरह से स्टॉक का नया परचेज आया है तो उस नए परचेज प्लस एक्सपेंसेस को यहाँ डाल दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट आइटम चेंजेस इन द इन्वेंटरीज। नाउ अब देखिएगा जो क्लोजिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक जो आप दिखाया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, उन्हें आप यहाँ दिखाना शुरू कीजिए। यदि फिनिश गुड्स का है, यदि WIP का है, या स्टॉक ऑन ट्रेंड यानी रॉ मटेरियल का है, आपको अच्छे से ध्यान होगा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे, उन्हें यहाँ पर लेना है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फाइनल अमाउंट आपको यहाँ दिखाना होगा, और जो सारा कैलकुलेशन करना होगा ये पर्टिकुलर नोट नंबर में, उस नोट में आपको दिखाना होगा। इसी तरह से फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक और WIP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पर इसे बैलेंस शीट में दिखाया करते थे। यदि आपको ध्यान हो तो हम क्लोजिंग स्टॉक करके बैलेंस शीट में दिखाते थे, लेकिन यहाँ पर हम इन चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर फाइनल इनकी नेट अमाउंट को यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। देखिए साथ ही में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आती है एक्सपेंसेस की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंटरी, साथ में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएंगे, यानी नेक्स्ट आइटम आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का लेना होगा। इसके बाद हम बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट, देखिए वित्तीय लागतें जितनी भी होगी वो उसको यहाँ पर लेना होगा। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, चाहे इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस हो जाए, या आपने कोई लोन लिया है उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो जाए, तो बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सभी फाइनेंशियल यानी वित्तीय लागतें हैं और उसे यहाँ पर इस हेड में दिखाना होगा। नाउ डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर एक हेड दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अमोर्टाइजेशन भी एक तरह का डेप्रिसिएशन है, लेकिन ये अमोर्टाइजेशन ऐसे संपत्तियों के लिए उपयोग में आता है जैसे खदानें हैं, मिल है, जहाँ पर संपत्ति खत्म होती है, डेप्रिशिएट नहीं होकर अमोर्टाइज जो होती है। जैसे हम मिनरल निकालते हैं, मिल में से, खदानों में से मिनरल निकालते हैं, मिनरल धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। तो गाइज यहाँ पर अमोर्टाइजेशन किसी भी तरह का है तो वो उसे यहाँ पर डाला जाएगा, डेप्रिसिएशन है तो यहाँ डाला जाएगा, साथ ही अदर एक्सपेंसेस। अब इन हेड्स के अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें यहाँ पर नोट नंबर दीजिए और इस नोट नंबर को दिखा दीजिए, उसमें सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, चाहे वो सैलरी हो, स्टेशनरी हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिया करते थे उन्हें अदर एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाएगा। तो गाइज इस तरह से टोटल एक्सपेंसेस आपको मिल गए हैं। यहाँ पर हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट की और हमारा जो अगला फोर्थ हेड बना उसमें हमने टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए।
यहाँ मैं आपको फिर बता देना चाहती हूँ, आप इस फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इमेजिनरी फिगर के साथ या फिर किसी प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको इन्हीं हेड्स के साथ काम करना होगा। इन हेड्स को सब हेड्स में मत डालिएगा। इनके जितने भी सब हेड्स हैं यहाँ नोट नंबर देकर उन्हें अपने एक नए अकाउंट के साथ, नए नोट के साथ आप बता सकते हैं जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं। तो गाइज ये टोटल एक्सपेंसेस तक हमने बात पूरी कर ली है। तो इस तरह से ये एक सिंपल फॉर्मेट मैंने आपको तैयार करके दिया है, सिंपल फॉर्मेट मैंने आपको समझाया है। बट रुकिए, आपका ये कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब हम शुरू करते हैं इसके आगे की बात। इसी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आगे जब हमने टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए हैं तो टोटल एक्सपेंसेस के बाद देखिए क्या क्या चीजें हैं। कंटिन्यू कर रही हूं मैं इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट का मैंने सेकंड पार्ट नहीं दिया है, इस स्टेटमेंट को आगे आपको कंटिन्यू करना होगा। देखिए टोटल एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। टोटल एक्सपेंसेस जब हम मिल गए हैं तो अब शुरू हो जाइए, प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट कौन सा? प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये केवल ऑपरेशन से जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वही हमने डाले हैं। तो गाइस आपको माइनस करना होगा जो थर्ड हमारा जो टोटल रेवेन्यू था और फोर्थ जो हमारा टोटल एक्सपेंसेस था, यानी टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए और यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये वैल्यू कौन सी होगी? प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी प्रॉफिट बिफोर द एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। यानी ये चीजें अभी बाकी है जिन्हें इस इनकम में से, इस प्रॉफिट में से कम करना होगा। एक एक पर हम बात करेंगे ऑफ कोर्स। सबसे पहले 6 पॉइंट में देखिए, अब एक्सेप्शनल्स आइटम्स लिख लीजिए। देखिए एक्सेप्शनल्स आइटम्स क्या होते हैं? ऐसे आइटम जो एक्सेप्शनली होते हैं, कभी कभी होते हैं, जो ऐसे कॉस्टली इवेंट्स होते हैं जिनका कंपनी पर इम्पैक्ट पड़ता है और जो कि कंपनी के डे टू डे बिजनेस से भी रिलेटेड होते हैं। देखिए एक्सेप्शनल आइटम जो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड तो होंगे लेकिन कभी कभी हुआ है, बहुत ही रेयर हुआ है और कॉस्टली इवेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है और उस प्रोडक्ट से किसी ग्राहक को, किसी कस्टमर को कोई नुकसान हुआ है, उसने मानहानि का दावा किया और मानहानि के दावे के फलस्वरूप मुझे 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ गया। देखिए ये एक एग्जाम्पल था। एक्सेप्शनल आइटम हमेशा नहीं होता है, हो सकता है हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी होगी, उस वजह से उस कस्टमर को नुकसान हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर ये जो 1,00,000 रुपए का पेमेंट करेंगे ये एक्सेप्शनल आइटम है जिसे आपको यहाँ दिखाना होगा। नाउ अब आप माइनस कर लीजिए, 5th में से 6th को माइनस कीजिए, यहाँ मैंने आपको बताया है। और इस तरह से जो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, यानी एक्सेप्शनल आइटम हमारे घट गए। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या क्या आता है। अब शुरू हो जाते हैं हमारा 8 पॉइंट के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होते हैं विच आर अनयूजुअल, विच आर इनफ्रिक्वेंट, रोज रोज नहीं होते हैं, हमारे बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होते हैं। देखिए एक्सेप्शनल्स आइटम बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐसे नहीं होते। हम उन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि ऐसे होंगे। जैसे चोरी हो गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, उस वजह से हमें लॉस हुआ, हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर भी उस वजह से हमारा खर्चा हुआ, उस वजह से हमारा लॉस हो गया है। यदि हमने इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ किया है तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे हमारी गुडविल है, हमारी गुडविल डिक्रीज हुई है, हमने उसे राइट ऑफ किया है तो उसे यहाँ पर लिखना होगा। तो गाइज वो हमारी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यहाँ पर आप नोट नंबर दीजिए, उस नोट में आप शो कीजिए कि कौन कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, उनकी फाइनली नेट अमाउंट को आपको फिगर्स के कॉलम में दिखाना होगा। फाइनली गाइज माइनस कर लीजिए आप 7th में से 8 पॉइंट को और अब आपको मिल गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो गाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मिल चुका है और अब आपको क्या करना है, सिंपल टैक्स एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। जो हमारा 10th कॉलम रहेगा वो टैक्स एक्सपेंसेस का, यानी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को माइनस कीजिए। डेफर्ड टैक्स क्या होता है इस पर हमने पहले भी बात की है। नाउ डेफर्ड टैक्स से मतलब मेरा ऐसा टैक्स जो कि फ्यूचर में पेमेंट किया जाना है। मान लीजिए मेरे बिजनेस की इनकम जिस पर मैंने 10 लाख रुपए पर टैक्स पेमेंट किया है, लेकिन फाइनली ये जो एडवांस टैक्स मैंने पेमेंट किया था, बाद में मुझे पता पड़ा मेरे बिजनेस की इनकम तो 11 लाख है, तो इस 1 लाख पर जो एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट किया जाएगा इट इज कॉल्ड द डेफर्ड टैक्स। ये डेफर्ड टैक्स यदि कोई है तो उसे भी लिख दिया जाएगा। नाउ
प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑफ द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नाउ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकला है, तो आप देखिए 9th में से 10th को माइनस कर लिया जा रहा है, तो फाइनली हमारा जो वैल्यू निकली है वो 9th में से 10th को माइनस कर लिया जा रहा है। जो वैल्यू निकली है वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन यानी जो बराबर चल रहा है उन ऑपरेशन से जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, उसमें हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी शामिल हो गए हैं, उसमें हमारे एक्सेप्शनल्स आइटम भी शामिल हो गए हैं, टैक्स भी शामिल हो गया है। नाउ अब भी कोई प्रॉब्लम रह सकती है। ये प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए मेरे 3 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, 3 फैक्ट्रीज काम कर रही है, लेकिन एक फैक्ट्री को बिकॉज इट इज गोइंग ऑन द लॉस में चल रही थी और उसे मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। आप सभी अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि भले ही कोई बिजनेस शट डाउन कर दिया गया हो लेकिन फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट बनी रहती है। हमें मालूम है इन फ्यूचर हम इस पर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इसे बंद कर दिया है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट वाले जो एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो प्रोडक्ट लाइन शटडाउन हो गई है उस प्रोडक्ट लाइन को हम यहाँ पर, उनके एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर लिखेंगे गाइज। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, साथ में टैक्स एक्सपेंसेस यदि कोई रहा हो इस पर, और फाइनली जो हमारा 14वां पॉइंट बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इन दोनों को हमने माइनस किया, जो भी प्रॉफिट या लॉस था उसमें से टैक्स माइनस किया, तो फाइनली हमें मिल गया प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नाउ अब यहाँ पर जो हमारा 11th आइटम है उसमें से 14th आइटम को माइनस कर दीजिए। देखिए हमारा 11th आइटम क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑफ द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसे हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसे माइनस कर देंगे, और इस तरह से जो हमें मिलेगा वो फाइनली होगा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। यानी अब जो हमें मिला है वो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है। यानी इतने सारे अवरोधों को पार करने के बाद, हर्डल्स को पार करने के बाद, इतने सारे एक्सपेंसेस को लिखने के बाद अब जो हमें मिला है गाइज वो है हमारा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। सो गाइज अब हम लास्ट में एक और पॉइंट जो कि 16वां पॉइंट है, ये है ईपीएस। ईपीएस इन द सेंस इक्विटी पर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, तो यानी यहाँ पर इसका अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला यदि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो इस तरह से फाइनली हमारा ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से आज हमने बात की है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है एक कंपनी से। तो गाइज हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।